हमारे सीआर साहब बताएंगे, आवाज आ रही है उनको, जरा चैट में बताएं। असद साहब, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, मैं गूगल क्लासरूम खोलता हूँ अभी और आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जनाब हमारे सिर्फ एक ही क्लासमेट ने क्वेश्चन पूछा है, किसी और ने क्वेश्चन नहीं पूछा। कुदसिया हैं क्लास में? कुदसिया आशिक, हैंड रेज करें। असद साथ जरा हैंड रेज करें। अच्छा जी, आवाज का प्रॉब्लम चल रहा है तो प्रॉब्लम हल करते हैं। जी, काफी सारे लोगों को सही आ रही है आवाज। अंसर फरीद साहब, आप जरा हैंड रेज करें। माहीन यूसुफ साहब हैंड रेज करें। अच्छा जी, जी माहीन आप बताएं, आवाज आ रही है आपको सही तरह से? यस सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसका मतलब है मेरी आवाज सही आ रही है। तो जनाब कुदसिया का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सीएसएस के लिए मेमोरी बिल्ड कैसे की जाए। स्टूडेंट लाइफ में तो हम 1 बाय 1 चैप्टर करते, उनका टेस्ट होता तो ऑटोमेटिकली चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, लेकिन सीएसएस में कहने जा रही हैं कि सारा पेपर इकट्ठा ही देना होता है। तो कुदसिया अगर क्लास में हो तो हम उनको डायरेक्टली एड्रेस कर लेते हैं, और अगर क्लास में नहीं हैं यानी कि कुदसिया हमारी बात सुन रही हैं, तो जी कुदसिया बात ये होती है कि सीएसएस के अंदर एक फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपस में मिलते जुलते होते हैं, और थोड़ी सी ये भी ट्रिक होती है कि आपने मिलते जुलते सब्जेक्ट ही ऑप्ट करने होते हैं। जैसे मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ इंटरनेशनल लॉ और यूएस हिस्ट्री ऑप्ट की थी, तो ये 4 सब्जेक्ट कमोबेश एक जैसे ही बन जाते थे, इनकी बातें मिलती जुलती होती थी, ठीक है। इसी तरीके से मुस्लिम लोग मुस्लिम लॉ के साथ इस्लामिक हिस्ट्री रख लेते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रख लेते हैं, ठीक है। फिर ये चीज़ें आपको पाकिस्तान अफेयर्स में, एसए में, करंट अफेयर्स में भी हेल्प करती हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो मैचिंग में चल रही होती हैं। वही चीज़ आप पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ते हैं, वही ऐसे के मटेरियल में पढ़ते हैं, वही करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, वही पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अक्सर तो ये होता है, इसका एक फ़ायदा ये हो रहता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको सिर्फ 30 to 40% याद रहेगा, ठीक है। जितना भी आप याद कर लें 30 to 40% ही याद रहेगा, और ये सबके साथ होता है। सब आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे, आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उन सब का 30 to 40% ही उन्हें याद होगा, 100% किसी भी को भी याद नहीं होगा। तो उसी के साथ आपने लिखना होता है और वो लिखा जाता है, इनफ होता है। इस खौफ को दिल से निकाल दें कि उधर लिखा नहीं जाएगा। आप अपनी तैयारी करें, एग्जाम में चीज़ें गैब से आएंगी आपके पास, ठीक है, अगर अच्छी तैयारी होगी। अगर तैयारी अच्छी नहीं होगी तो ज़ाहिर है फिर नहीं आएंगी। तो आप अपना जितनी बार हो सके रिवाइज कर सकें। मैंने अपना कोर्स 4 से 5 बार रिवाइज किया था, ठीक है। आप जितनी बार हो सके रिवाइज कर सकें, लेकिन ये है कि अपने जो चीज़ें हैं उन्हें आपने अच्छे तरीके से तैयार करना, ठीक है। तो ये कुदसिया आशिक का क्वेश्चन था, हमने आंसर किया, और किसी ने भी गूगल क्लासरूम पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, ठीक है। इसे हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने जो है रीकैप की तरफ पिछले लेक्चर के, ठीक है। हाफ ऑफ द लेक्चर तो कल हमने ओरिएंटेशन ही किए थे कि हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने ये किया था कि हमने कहा था कि अगर मेरे पास पास्ट पेपर आता है कोई सीएसएस का, तो मैं उसके अंदर से कौन कौन से ऐसे किस तरह से चूज़ करूँगा, ठीक है। तो हमने आपकी मदद से प्रैक्टिस की थी। सबसे पहले तो हमने ये सीखा था कि हमें आउटलाइन बनाना मैंडेटरी है,
आउटलाइन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। दूसरी चीज हमने ये सीखी थी कि 2500 to 3000 वर्ड्स का ऐसे ना भी लिखा जाए, 2000 वर्ड्स का ऐसे भी लिख दिया जाए तो काफी होता है, ठीक है। एक आसानी आपकी यहाँ से होगी। तीसरी एक चीज हमने ये सीखी थी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज जो हैं, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, इनको इनके पीछे पढ़ने की बजाय आप अपने नेचुरल टोन के साथ ऐसे लिखेंगे, खुद ब खुद इनमें से एक स्टाइल बन जाएगा, क्योंकि उसने आपको खुली आज़ादी दी है कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्यों परेशान होंगे कौन सा वाला चूज़ करना है? आप नेचुरली सोचें, जो चीज़ आपके जहन में आएगी आपने उस तरह से ऐसे लिख देना है। और चौथी चीज़ हमने ये सीखी थी कि ऐसे के पेपर में नंबर दिए जाते हैं 3 चीज़ों के ऊपर। वो कौन सी 3 चीज़ें थी? मुझे कोई बताएगा हैंड रेज़ करके? जी, समर साहिबा बताएंगी। वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो 3 चीजें जो थी हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन, जी, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी था। 3 चीज़ें थी। रेलेवेंस से समर मैंने क्या बताया था कि हमारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं रेलेवेंस वाली? सर माइंड में नहीं है। जी, मैंने ये कहा था कि आपसे जो पूछा जाता है आप वो नहीं बताते, जो आपको पता होता है वो बताने लग जाते हैं, ऐसे ही कहा था? यस सर। ठीक है। तो हमारी सबसे बड़ी गलती ही ये होती है सीएसएस के सारे एग्जाम्स में, बेशक वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, बेशक इन्वायरमेंटल साइंस हो, बेशक जेंडर स्टडीज हो, कि हम सवाल देखते हैं, उसमें से एक वर्ड पकड़ते हैं, कहते हैं हो ये चीज़ तो मुझे पता है, और हम लिखने लग जाते हैं। हम सवाल समझते नहीं कि किस तरह से हमने लिखना है, पूछा क्या हुआ है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये हमें सीएसएस के एग्जाम में रेलिवेंस की वजह से मार देती है। ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि हम 3 चीज़ें इधर कर रहे हैं, उसके बाद फिर पहली बात शुरू कर रहे हैं, फिर दूसरी बात कर रहे हैं, फिर दोबारा से तीसरी बात कर रहे हैं, फिर दूसरी बात कर रहे हैं, फिर पहली बात कर रहे हैं। यानी हम तरतीब से नहीं चलते, हम जबड़ लब अप्रोच के साथ चलते हैं। और क्लैरिटी के अंदर ग्रामर भी आ जाती है, और क्लैरिटी के अंदर आपके माइंड की क्लियरेंस भी आ जाती है कि आपका माइंड क्लियर है या नहीं क्लियर। तो इन चीज़ों के नंबर होते हैं सीएसएस में, इस चीज़ को आपने पल्ले बांध लेना है और अपने राइटिंग टेबल के ऊपर इसको लिख कर लगा लेना है सामने अपने दीवार के, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस, क्लैरिटी। डेली पढ़ने से पहले आपने इन 3 वर्ड्स का ज़रूर पढ़ना है। अगर आप इसको पढ़ने लग जाएंगे इन 3 वर्ड्स को, तो एग्जाम के अंदर खुद ब खुद आपकी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज निकलेंगी, क्लियर निकलेंगी और रेलिवेंट निकलेंगी, और आप जज करने लग जाएंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ जो है अच्छी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जनाब हमने कहा था कि अगर एग्जाम में पेपर में मेरे पास ऐसे आएगा तो मैं उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, रेड, येलो, ब्लू, रेड, येलो और ग्रीन। ग्रीन वो होंगे जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी मेहनत के साथ लिख सकता हूँ, मसलन आज मुझे टॉपिक दिया तो कल सुबह मैं उस पर लिख सकता हूँ। येलो वो होगा कि जिसके ऊपर मैं अगले हफ्ते लिख सकूंगा, और रेड वो होगा जो मेरे लिए मुश्किल होगा। रेड में एक चीज़ तो हमने वो देखी थी कि जो लिटरेरी एसेज होते हैं, कोटेशन बेस्ड एसेज होते हैं, इन एसेज को वो बंदा अच्छा अटेम्प्ट कर सकता है जिसका लिटरेचर का बैकग्राउंड है और फिलोसॉफी का बैकग्राउंड है। जो लोग बाकी इंजीनियरिंग करके आए हैं, लॉ करके आए हैं, मेडिकल करके आए हैं, या बीबीए किया हुआ है या कोई और डिग्री की हुई है, तो वो लोग लिटरेरी एसेज ज़रा अच्छे नहीं लिख सकते। अच्छे नंबर, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लिटरेरी एसेज में मिल जाते हैं, आपको टॉप के नंबर मिल सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत होता है कि अगर आप इसे शुरू करें तो आपको आसान लगेगा, जब आप लिखने लगेंगे तो आपके पास आर्गुमेंट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। येलो वाले जो एसेज थे वो इस तरह के एसेज थे जिनका आपके साथ डेली लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और ग्रीन वाले वो एसेज थे जिसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा यकीनन, मिसाल के तौर पे सी पैक, मिसाल के तौर पे हायर एजुकेशन, ना भी पढ़ा हो तो आपने एक्सपीरियंस किया है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के, मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया, मिसाल के तौर पे डेमोक्रेसी। ये वो चीज़ें हैं जो हम देखते आ रहे हैं अखबारों के अंदर और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर रिपीट होती हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट भी होती हैं लेकिन अक्सर हमें नहीं आता। तो हमने ये देखा कि हर पेपर के अंदर हमारे पास 10 एसेज मिलते हैं, उसमें से कम 3-4 ऐसे एसेज होते हैं जिनका हमारा डेली लाइफ के साथ ताल्लुक होता है, और बाकी 3-4 ऐसे होते हैं जो हम अगले हफ्ते अगर पेपर हो तो हम तैयार कर सकेंगे, और 3-4 या 2 ऐसे एसेज होते हैं जो इतने ज़्यादा मुश्किल होते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, इसे तैयार नहीं करना, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अपनी खुशी से आपने करना था, ठीक है, मुझे चेक नहीं करवाना था, और वो ये था कि आपने पास्ट पेपर्स की वेबसाइट पे जाना था, जैसे मैंने आपको वेबसाइट का लिंक भी दिया था ऊपर, ठीक है, और या किसी और वेबसाइट पे चले जाएं।
उसके ऊपर आपने पिछले जितने सालों के हो सके उन एसेस के टॉपिक्स को पढ़ना था और उनको ऐसे हाईलाइट करना था जैसे मैंने किया हुआ है कि कौन सा नीला है, कौन सा लाल है, कौन सा हरा है, कौन सा पीला है। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों ने ये काम किया? हैंड रेज करें जरा। सोबान ने तो कर लिया काम, असद साहब ने भी कर लिया, खुशबख्त ने किया, राबिया ने किया, कुदसिया ने किया, और काफ़ी सारे लोगों ने काम किया। ठीक है, मुझे अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि आप में से 100% लोग जो हैं वो काम किया करें डेली। ठीक है, आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी। अभी हम ऐसी खातून से बात करते हैं जिन्होंने हमसे अभी तक बात नहीं की और उनका नाम है आमना बतूल। जी आमना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी। आमना, मैंने देखा है कि अक्सर ख़वातीन जिनका नाम आमना होता है उनके आगे बतूल लाजमी आता है, तो इसकी क्या खास वजह है? सर इसकी वजह का मुझे नहीं पता। अच्छा, सर ये पेरेंट्स को पता हो। जी जी सर। मैंने 3-4 ऐसी ख़वातीन देखी हैं जिनका नाम आमना होता है, वो बतूल लगाती हैं और वो स्पेलिंग भी आई के साथ करती हैं, आमिना लिखती हैं। ठीक है, बाकी जो फ़र्ज़ करें कोई और आमना है तो उसके नाम के आगे अगर कुछ और लगा हुआ है तो अक्सर उसका नाम जो है वो उसमें आई नहीं आता। मे भी कोई ख़ास वजह हो या कोई रीज़न हो। ठीक है, अच्छा जी। अब शायद आमना ये बताएं कि आपने कौन से साल का पेपर जो है वो देखा था? सर मैंने 16 से लेकर 20 तक देखे थे पेपर्स। 16 से लेके कब तक के? 16 से 20 तक। जी, तो हम 17 का पेपर देख लेते हैं, उसमें आपने क्या किया? जी सर। सर इसमें जो थर्ड ऐसे इंटरनेशनल मिलिट्री एंगेजमेंट विद यूनाइटेड नेशन इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स पीस। सर एक इस पे मैं कर सकती थी। मॉडर्निटी अच्छा, इसमें प्रोजेक्ट एंड इस, फेमिनिज्म इज नॉट रेडी। इसमें हमने थोड़ा सा ये है कि 2016 और 2017 के एसेस बड़े मुश्किल आए थे। ठीक है, और जी सर वाकई जी हाँ, सर। उसके अगले साल मैंने पेपर देना था 2018 में, तो मैं बड़ा परेशान था कि ऐसे मुश्किल आएगा, लेकिन मुश्किल नहीं आया। ठीक है, अलबत्ता मैंने तो तैयारी इसलिए की थी कि जी सर। मुश्किल है, और मैंने इसमें से बेशुमार एसेस के ऊपर अटैम्प्ट किया था, पूरे एसेस प्रैक्टिस के लिए लिखे थे 2017 के पेपर में। तो आपने थर्ड जो है, एक तो वो चूज़ किया, मोर एंड मोर इंटरनेशनल मिलिट्री एंगेजमेंट्स बाय यूएन इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स पीस। अच्छा, उसके बाद सर फोर्थ वाला मॉडर्न अनएंडिंग प्रोजेक्ट एंड फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड इशू। सर ये तीन ही मैंने निकाले थे और इससे जो टॉप का था वो फिफ्थ वन था, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ड इशू। अच्छा, इसमें फोर्थ वन जो है ये काफ़ी मुश्किल है। आपका बैकग्राउंड है सर किसी सब्जेक्ट के साथ इससे रिलेटेड? नो सर। सर अच्छा, लॉ का बैकग्राउंड है। सही। चलें, खैर ये एक मुश्किल टॉपिक है। इसमें जो आसान टॉपिक्स हैं ना, मेरे ख्याल में जी सर। एक पहला टॉपिक है, इज कॉलोनियल मेंटालिटी इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। इसमें आपने बताना है कि अंग्रेज़ सरकार के जाने के बाद से लेकर अब तक हमारे जहनों में किस तरीके से अंग्रेज़ सरकार का दबदबा बैठा हुआ है, उनके तौर तरीके बैठे हुए हैं, इस वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसमें ज़ुबान आ सकता है, ठीक है, कि हम अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है, हम जो है वो गोरों को अपने से सुपीरियर समझते हैं। इसमें ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, जो वो दे के गए हैं उसी तरह की ब्यूरोक्रेसी अभी तक है। ठीक है, तो इसमें और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। जी सर। फ्यूडलिज्म है, वो फ्यूडल लॉर्ड्स बना के गए थे, हमने उनसे ज़मीनें नहीं छीनी अभी तक। ठीक है, तो वो आर्मी को मजबूत रखते थे, हमारी भी आर्मी मजबूत है। तो इस तरीके के साथ जो है ये बड़ी आसान सा टॉपिक बन सकता था अगर आप थोड़ा सा गौर करते हैं, लेकिन आपको अपनी सहूलत के हिसाब से आपने देखा। ठीक है, उसके बाद जनाब फिफ्थ जो टॉपिक है, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। तो ये भी बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। इसके अंदर आपने ये नहीं बताना कि फेमिनिज्म क्या होता है या फेमिनिज्म जो है वो कहाँ कहाँ नज़र आता है। आपने ये बताना है कि आमतौर पे तो ये समझा जाता है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर ख़वातीन के जो इश्यूज़ हैं वो हल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर ख़वातीन को सफ़र भी करना पड़ता है, उनकी जॉब्स भी कम होती हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनकी सीईओज़ भी बहुत कम ख़वातीन हैं। पॉलिटिकल साइड पे पॉलिटिशियंस बहुत कम ख़वातीन हैं। ठीक है, तो उनको कोर्ट्स के अंदर भी जो है डिस्क्रिमिनेशन होती है।
तो हम ना ये इस तरह से कुछ बेसिक पॉइंट्स है, मुझे याद है, इस पे मैंने ऐसे भी लिखा था, फेमिनिज्म इज नॉट ओनली थर्ड वर्ल्ड इशू। ठीक है, तो आप ये बताएं कि आपको ये 3 एसेस ग्रीन लगे हैं? जी सर, इनमें से ये 3 मुझे ग्रीन लगे थे। जो सेकंड वन था वो भी मतलब आसान था, लेकिन वो अब अगर हम लोग करंट लेवल में देखें तो उसमें आई थिंक हाँ उस पे ज्यादा इतना वो फोकस ये नहीं होता हो। है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो वक्त के हिसाब से बदलते हैं। उस वक्त ब्रेग्जिट का मसला चल रहा जी था, सर। मसला नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से हम ना जी सर। 7th नंबर टॉपिक भी बड़ा मजेदार सा है, आपने शायद एक्सप्लोर नहीं किया। बीइंग अ माइनॉरिटी इज अ फेट यस सर। नो वन वांट्स, कैन नेशनलिज्म बी रियली इंक्लूसिव? ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं आप? इसमें बलूचिस्तान के इश्यूज लिख सकते हैं, इसके अंदर आप जो है वो नॉन मुस्लिम्स के इश्यूज लिख सकते हैं, इसके अंदर आप जो है वो ऐसे एथनिक ग्रुप्स के इश्यूज लिख सकते हैं जो माइनॉरिटी में हैं। ठीक है, जैसे पंजाब में सराइकी एथनिक ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी के अंदर है। इसी तरीके के साथ सिंध के अंदर उर्दू स्पीकिंग जो है वो माइनॉरिटी में है। बलूचिस्तान ओवरऑल कंट्री के अंदर जो है माइनॉरिटी के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इस तरह ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटीज़ हैं। तो ये भी एक मज़ेदार टॉपिक हो सकता है और इजी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा इस पर सोचें या काम करें। ठीक है, तो ये था। तो आमना, आप इनमें से जो आपने टॉपिक्स देखे हैं वो इस तरह से देखे हैं कि आप इसमें से कल अगर पेपर हो तो आपको ये एक अटेम्प्ट कर सकती हैं? सर वाला ही मैं देखूंगी, फेमिनिस्ट के लिए थर्ड वर्ड इशू। हाँ हाँ, आमना इसमें आपने ये नहीं देखना कि आपके ग्रामर सही रहेगी या गलत रहेगी, या इस पे आप 2000 वर्ड्स लिख सकेंगे या नहीं लिख सकेंगे। आपने बस देखना है कि 700 टू 1000 वर्ड्स अगर आप अभी लिख सकते हैं तो तैयारी के बाद आप ज़्यादा भी लिख सकेंगे। ठीक है, जी सर। ठीक है, थैंक यू। अभी सोबान का कोई क्वेश्चन था जी? सोबान, आप हैंड रेज करें। माइक ऑन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, अच्छी खूबसूरत आवाज आ रही है आपकी। जी सर, थैंक यू सो मच मुझे मौका दिया बोलने का। सर मेरा क्वेश्चन था, मैं शॉर्ट सा क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। मैंने सर एक चीज ऑब्जर्व की जो एनालिसिस आपने हमें सर, इसमें ना 2 से 3 टॉपिक्स कांस्टेंट हैं, बाकी जो टॉपिक्स है ना सर हर साल ना चेंज हो रहे हैं ना। अब मतलब कि जैसे सर ये ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक है, ये कॉन्स्टेंटली 2 से 3 साल एग्जामिनर ने टच किया है ना सर। और एजुकेशन वाला जो थीम है ना, उसके अलावा सारी चीजें जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। तो सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि अगर हम कुछ टॉपिक्स पे फोकस करें और वो टॉपिक्स ना आए तो वो परेशानी होगी हमारे लिए। नहीं नहीं नहीं, सवाल इसमें यह है कि टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, हम अपने जो नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल होगा इन 10 डेज के बाद, वो ये होगा कि हम 10 ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जिसमें से ऐसे लाजमी तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, उन 10 में से 3 पूछ लिए जा सकते हैं, 4 पूछ लिए जा सकते हैं, लेकिन पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो उसमें हम देखेंगे, आप इस चीज़ पे भी परेशान ना हो सुभान, आप सिर्फ इस चीज़ पे परेशान हो कि आपने लिखना सीखना है अभी इन 10 दिनों में। ठीक है, हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि किस तरीके से आप बात का बतंगड़ बना सकते हैं। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली द आर्ट ऑफ राइटिंग। आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, आपने 2000 वर्ड्स लिखने हैं उसके अंदर, तो किस तरीके से आप अपनी जो थॉट्स हैं उसको फैला सकते हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिससे अच्छी आउटलाइन बन जाएगी, अच्छा पैराग्राफ बन जाएगा, अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। अभी इन 10 डेज में हम इस पर फोकस करते हैं, टॉपिक्स नेक्स्ट 10 डेज में होंगे। ठीक है, बाकी आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ रहे होंगे, आप पाकिस्तान अफेयर्स में भी पढ़ रहे होंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स उधर से भी तैयार होंगे। तो आपने बिल्कुल भी ऐसे परेशान नहीं होना कि पता नहीं कौन सा आ जाएगा। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं ना तो फिर आपके टॉपिक्स का मसला नहीं होगा, आप 5-6 आपको टॉपिक्स आते होंगे CS। अच्छा जी, मुहिबा सजाद का कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट से रिलेटेड? अस्सलामुअलैकुम। सर मेरा सवाल असाइनमेंट से रिलेटेड नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारे पास ये एक स्टेट ऐसे आते हैं, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। अगर हम इस बात से एग्री करते हैं, ठीक है, हम अपना स्टांस लें कि हम इस बात से एग्री करते हैं, फिर हम इस टॉपिक पे किस तरह के पॉइंट्स रेज करते हैं?
हम एग्री करते हैं अगर, जी किस तरह के पॉइंट्स दे सकते हैं? मैंने पॉइंट्स बताए हैं महिबा आपको कि आप पॉलिटिकल सिनेरियो में देख सकते हैं, इकोनॉमिक सिनेरियो में देख सकते हैं, सोशल सिनेरियो में देख सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड के अलावा जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड है उसके अंदर खवातीन को क्या इश्यूज हैं, ठीक है, और उनको भी इक्वालिटी की उतनी ही ज़रूरत है जितनी थर्ड वर्ल्ड की खवातीन को है। जैसे ये टॉपिक जो है ये मतलब एग्जामिनर ने हमारे ऊपर छोड़े होते हैं ना कि हम इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। बिल्कुल, अगर आप डिसएग्री करती हैं तो आप ये कहती हैं, आप उल्टी बात कर देंगे, आप कहेंगे कि यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर औरत बहुत आज़ाद है, वो अपनी मर्जी के फैसले कर सकती है, वो एजुकेशन ले सकती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर खवातीन अभी तक प्रिमिटिव टाइम्स में रह रही हैं। फिर आप एग्जाम्पल्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की देंगे, ठीक है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप उस टॉपिक के जिस तरह से बताया गया है उस तरह से चलते रहें, डिसएग्री ना करें। ओके ऑलराइट। अच्छा ये देखें ना महिबा, पहला 5th नंबर पढ़ें, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, और 9th नंबर पढ़ें क्या लिखा हुआ है। आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर। देखें इसके अंदर आपसे पूछा गया है, ठीक है, ऐसे ही है ना, और इसके सही अंदर है। आपको टॉपिक दिया गया है। इसी तरह से 4th नंबर वाला पढ़ें। मॉडर्निटी इज एन अनएंडिंग प्रोजेक्ट। हाँ, इसमें भी स्टेटमेंट दी हुई है, आपको नहीं कहा गया कि हाँ बताओ या ना बताओ, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पढ़ें। इस colonial mentality impeding Pakistan's progress। आपसे चॉइस पूछी है ना, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। किसी के अंदर वो आपसे चॉइस पूछता है, बताएं एग्री करते हो या नहीं एग्री करते, किसी के अंदर वो स्टेटमेंट देता है, कहता है इस पे बात करो, ठीक है महिबा। चले जी, तो हैविंग सेड एवरीथिंग, ठीक है, आई होप कि बाकी जिन लोगों ने भी असाइनमेंट्स की हैं वो बाकी लोगों से बेहतर स्टेज के ऊपर होंगे, ठीक है। हम जो है आगे चलते हैं, आज का काम स्टार्ट करते हैं एज पर आवर शेड्यूल। आज का हमारा ये काम था कि हमने सीखना था ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है और ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाती है, ठीक है। हम इन 10 एसेज में से एक आसान सा ऐसे का टॉपिक उठा लेते हैं, ठीक है, और हम उसके ऊपर आज ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देखेंगे। तो जनाब होता ये है कि हम जब से स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, यूनिवर्सिटी में गए हैं, तो हमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि इस चीज़ पे बात करो, ठीक है। हमें हमेशा जो है बताया गया है कि ये चीज़ ऐसे है, इसको आप तैयार कर लो तो आपकी बचत हो जाएगी, और ये चीज़ ऐसे है, इसको आप इस तरह से ना तैयार करो, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। हम अपनी प्रेप क्लास या 1 क्लास के अंदर एप्लीकेशन लिखना सीखते हैं फीस माफ़ी की, हम जो है वो छुट्टी की दरख्वास्त लिखना सीखते हैं, इवन बीए के एग्ज़ाम में और पीएमएस के एग्ज़ाम में भी वही दरख्वास्त लिखनी पड़ती है, पर हम रट्टी रटाई वो वाली दरख्वास्त लिख देते हैं। और होता यह है कि जब रियल टाइम सिनेरियो के अंदर हमें थोड़ा सा चेंज करके कुछ लिखने को कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि जनाब आप पीटीसीएल के ऑफिसर के नाम लिखें कि हमारा फ़ोन ख़राब है या हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा, ठीक है, ईमेल लिखें या कुछ करें, तो हम सारे चुप हो जाते हैं, हम कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। फिर इवन मैंने देखा है कि इस तरह का अगर काम पड़ जाता था तो इवन सिविल सर्विसेज एकेडमी में भी जो प्रोबेशनर ऑफिसर होते थे वो इधर उधर देख रहे होते थे कि किसने क्या लिखा है, उसको देख के लिख लें, ठीक है। कभी ये लिखना है कि जनाब मेरी सैलरी में से पैसे कट रहे हैं तो वो लिख के कुछ देना है, तब भी वो इधर उधर कोई फॉर्मेट मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए, ठीक है। वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो आप कहेंगे कोई फॉर्मेट मिल जाए कि किस तरीके से वीज़ा की रिक्वेस्ट लिखनी है, ठीक है। तो हम सारे लोग जो हैं वो कॉपी कैट्स हैं, हम इसी तरीके से चलते हैं। जब हम करते हैं सीएसएस की तैयारी शुरू, तो हमें बताया जाता है कि जनाब ऐसे बड़ा मुश्किल है, ऐसे के अंदर हम जो है वो अफलातून अगर ना बने तो हमारे लिए मसले खड़े हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम विल ड्यूरा की किताब खरीद लेते हैं,
हम यावल नोआ हरारी की किताब खरीद लेते हैं, हम बर्टनर रसल की किताबें खरीद के घर ले आते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं जनाब इन किताबों को पढ़ के मैं CSS का ऐसे लिखने के काबिल हो जाऊंगा। हम लोग किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं, जाहिर है वो कोई आसान काम नहीं है, ना हमें बचपन से किताबें पढ़ना सिखाया गया है, तो हम लोग जो है उनको डेयरी बनाकर रखते जाते हैं, एक किताब शुरू करते हैं, फिर पढ़ी नहीं जाती, फिर छोड़ देते हैं, फिर अगली किताब शुरू करते हैं, और यूँ चीज़ें चलती रहती हैं चलती रहती हैं चलती रहती हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा नहीं किया था, ठीक है, लेकिन ये है कि मैंने अपने बहुत सारे पीयर्स को ज़रूर देखा था कि उनके कमरों में इस तरह की किताबों के पहाड़ होते थे, और अगर उनसे कहा जाए कि चलाओ ज़रा एक ऐसे का पैराग्राफ लिखते हैं, तो कहते थे नहीं नहीं मैं ज़रा पढ़ लूँ, मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज आ जाए, फिर मैं अच्छा लिख सकूँ। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको जो बातें याद आ रही होंगी वो होंगी 6th क्लास में सीखी हुई बात, 10th क्लास में कहीं सुनी हुई बात, FA FSC के दौरान कभी टीवी पे सुन ली हुई बात, कभी कहीं चलते चलते अखबार पढ़ते हुए कोई चीज़ देख ली, या कल आप जो है वो किसी जगह गए तो कोई न्यूज़ आ रही थी और आपके जहन में वो बैठ गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जमा होंगी। आपको कभी भी विल ड्यूरा की किताब की 2-3 चीज़ों से ज़्यादा बातें याद नहीं रहेंगी, हेनरी किसिंजर की किताब की भी नहीं याद रहेंगी। मैं नॉर्मली अभी आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं नॉर्मली 60 to 70 बुक्स एन ईयर पढ़ता था, ठीक है, एक साल के अंदर 60 से 70 किताबें पढ़ा करता था, यूनिवर्सिटी के टाइम में भी बाद में भी। आजकल 15-20 पढ़ लेता हूँ, इंटेंशनली मैंने कम कर दिया हुआ पढ़ना, ठीक है, लेकिन जो है उनमें से मुझे जो बातें याद रहती हैं 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट मैक्सिमम, उसके अलावा कोई चीज़ याद नहीं रहती, ठीक है, आपके साथ भी ऐसे ही। तो जब हम CSS का ऐसे लिखने लगते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हमने लिखने हैं 2000 वर्ड्स, तो 2000 वर्ड्स लिखने के लिए बड़ा सा मटेरियल होना चाहिए, तो हम मटेरियल के पीछे भागते हैं, इन किताबों को पढ़ते हैं, या कहते हैं कि पका पकाया मटेरियल हो जाए, जैसे सर अवैस ने अपने स्टडी पैक में रखा हुआ है, उसको पढ़कर हम इस काबिल हो जाएंगे कि ऐसे लिख लेंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, भूल होती है। वो मटेरियल हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन तब जब हमारा ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल जो है वो ख़त्म हो जाए, और वो कहाँ से आता है, वो आपके माइंड में बैठा हुआ है, ठीक है, आपके माइंड में बेशुमार पॉइंट्स बैठे हुए हैं। अब तक आपने यूनिवर्सिटी तक तालीम पाई है, बेशक आपका आज CSS की तैयारी का पहला दिन है, फिर भी आपके पास बेशुमार पॉइंट्स हायर एजुकेशन से रिलेटेड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, आपके पास मीडिया से रिलेटेड और वर्ल्ड से रिलेटेड पड़े हुए हैं, आपने कभी उनको निकाला ही नहीं। तो आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो होगी ब्रेन स्टॉर्मिंग। 2 वर्ड्स हैं, ब्रेन और स्टॉर्मिंग। दिमाग के अंदर तूफान बर्पा करना, किसका, सोचों का। मैं भी यही करता था, जब भी मैं कोई ऐसे लिखने बैठता था तो बजाय इसके कि मैं मोटी मोटी किताबों से पॉइंट्स निकाल निकाल के लिखूं, मैं ये करता था कि मैं बैठता था, एक कॉपी पेंसिल पकड़ता था और सोचता था कि मेरे दिमाग में क्या आ रहा है इसके बारे में, मैं लिखना शुरू करूं, गलत आ रहा है या सही आ रहा है, मैं पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करूं। 20-25 पॉइंट्स बन जाते थे, उसमें से 10-15 में काट देता था, जो 10 पॉइंट्स बनते थे उनको ऑर्गेनाइज करके मैं एक आउटलाइन बना लेता था, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा इसलिए भी मुश्किल है कि हम लोग सोचना नहीं चाहते, ना हमें सिखाया गया है कि कैसे सोचा जाए, ठीक है, ना हमारी प्रैक्टिस है। ऑल्दो हमें सोचना आता है, इनवॉलंटरीली सोचते हैं, बैठे बैठे डीप थिंकिंग करते हैं, बड़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, परेशान हो जाते हैं अपने फ्यूचर को देखकर, ठीक है, लेकिन हम करंटली किसी एक टॉपिक के ऊपर बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बड़ी मुश्किल से सोच पाते हैं। तो हमने आज के बाद से ये कोशिश करनी है कि हम जो भी टॉपिक हमें मिलेगा हम उस पर सोचेंगे, जो मिलेगा सोचेंगे, ठीक है, सोच के जितना गंदा मंदा मिलेगा वो लिखेंगे, उसको लिखना सीखेंगे, उसके बाद जाएंगे बर्टन एंड रसल के पास, उसके बाद जाएंगे हम विल ड्यूरा के पास, उसके बाद हम जाएंगे जनाब किसी और ऐसे राइटर के पास जिसके पास कुछ पॉइंट्स हों, लेकिन पहले हम सोचना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है एक एक्सरसाइज आज अभी करेंगे, ठीक है। आप सब लोग जो हैं मुझे बताएंगे, फर्ज करें एक टॉपिक है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स, ठीक है जी। तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स, इसमें कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इस टॉपिक को देखते साथ ही आपके जहन में जो जो आ रहा है आप ज़रा हैंड रेज करें और मुझे बता दें, ठीक है। बाद में हम सीखेंगे कि कैसे इनका पैराग्राफ बनाना है, कैसे इनको रेलिवेंट करना है, वो भी बड़ा आसान काम हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन आपने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछने, आपने इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स जो आपके जहन में आ रहे हैं, इस ऐसे में क्या लिखा जा सकता है, आप वो बताएंगे। सबसे पहले अब्दुल हफीज बताएंगे।
जी अब्दुल हफीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अब्दुल हफीज, जल्दी से पॉइंट बताएं जो आपके जहन में आ रहा है। इसमें सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास इसमें एक लीडरशिप क्राइसिस है, हमारे पास प्रॉपर लीडरशिप नहीं है। दूसरा जो सर इसमें फ्यूडलिज्म का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। सर जुडिशरी जो है वो टाइम मतलब उसको इंडिपेंडेंस आज़ादी जो है ना वो मतलब ज़्यादा आज़ादी नहीं है। तो सर ये एक इम्पॉर्टेंट है। और एजुकेशन का भी बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हम अपना जो बजट है वो डिफेंस पे खर्च करते हैं एज कम्पेयर टू एजुकेशन का कम होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सर फेयरनेस नहीं है सर, मतलब एक के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है वो एक सही तरीके से होना, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो प्रॉपरली होने चाहिए। तो फेयरली आगे आना चाह रहा है तो वो ज़्यादा आ रहा है वो ज़्यादा बेहतर है। तो जैसे कि टाइमिंग और ये कुछ डेमोक्रेसी। देखिए अब्दुल हफीज ने अपने दिमाग को थोड़ा सा जब खंगाला तो उसमें से 5 पॉइंट जो है वो निकल आए। ठीक है, इन 5 पॉइंट्स के फ्यूचर में 5 पैराग्राफ्स बन सकते हैं। अब सुभान अली शाह बताएं कि उनके जहन में क्या आ रहा है। जी सर मेरे माइंड में सबसे पहले तो उसकी कोर कॉज आ रही है, वो तो जाएंगे बताया कि एजुकेशन मेरे मैं समझता हूँ कि जब तक फिट नहीं होते तब तक हम अपने राइट्स के लिए फाइट। तो सेकंडली क्या जो चीज हमारे ऊपर है सुभान, पहली चीज डिक्टेटर। आई एम सॉरी सर। पहली चीज 3 वर्ड्स में बताएं कि क्या है। सर एजुकेशनल फ्रीडम सर, एजुकेशनल रिफॉर्म्स आप कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज। सर सेकंड चीज फ्यूडलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि जो डिक्टेटरशिप हमारे ऊपर जो 1958 में पोस्ट की हुई उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्राइसिस से हम गुजरते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वो एक कॉज है हमारे लैक ऑफ डेमोक्रेसी की पाकिस्तान में। ठीक है, और थर्ड है इलेक्टोरल सिस्टम। मैं समझता हूँ कि जब तक इलेक्टोरल सिस्टम हमारा साउंड नहीं होगा तब तक हम उसको प्रॉपरली प्रमोट नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी। ठीक हो गया, थैंक यू सुभान। और अब असद साथ बताएं कि उनके जहन में क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। सर। जी जी असद, क्या पॉइंट्स हैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी हफीज और सुभान ने ऐसे बात की, हमारे पास डेमोक्रेसी के अंदर हमारे पास जुडिशरी इश्यूज बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से सबसे पहले मैं एक बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि ये थोड़ा सा रेलिवेंट है या इररिलेवेंट है, बट जो मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि जुडिशरी के अंदर जैसे कि हम लोग ने एट टाइम ऑफ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के टाइम पे कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी समाज चल रही थी, वहाँ ज़्यादातर इन्होंने जिक्र अपने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाउस ऑफ का जिक्र किया। तो यहाँ पे एक डेमोक्रेसी का पॉइंट आता है कि जब हमारा प्लीज 3 to 5 वर्ड्स में बताएं कि आपका पॉइंट क्या है। सर ये एक तो हमारे पास में लॉयर्स के इश्यूज हैं बहुत ज्यादा इसमें। इसमें मेरी आवाज क्लियर आ रही है? गवर्नेंस इशू है। यस सर, गवर्नेंस इशू जी, उसके अलावा सर बाकी तो सारे ऑलमोस्ट पॉइंट्स विल बी कवर्ड है। अच्छा जी, थैंक यू। मजहर हुसैन बताएं। जी मजहर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मजहर, आपके क्या पॉइंट्स हैं। सर सबसे पहले ये कि डेमोक्रेसी है क्या, मतलब पाकिस्तान में है भी सही या नहीं है। ठीक है, और दूसरा इसके बाद देखेंगे कि होप्स इसके लिए क्या क्या हैं। मतलब डिजिटलाइजेशन हो रही है तो इससे डेमोक्रेसी इंप्रूव हो रही है। क्या हो रही है। डिजिटलाइजेशन मतलब सोशल मीडिया और ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, उससे डेमोक्रेसी को क्या फर्क पड़ रहा है। ये डेमोक्रेसी, इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी इंप्रूव होगी, ठीक है, मतलब ज़्यादा डिलीवर कर पाएगी। इसके अलावा और पॉइंट्स।
और सर इसके अलावा जो है ज़्यादा लोग एजुकेट हो रहे हैं मीडिया से, तो इसकी वजह से भी जो डेमोक्रेसी इम्प्रूव होगी। ये पॉइंट हो गया। उसके अलावा और सर इसके अलावा जो हर्डल्स हैं, एक तो मतलब रिच पुअर गैप ज़्यादा है, उसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा, तो इस वजह से भी डेमोक्रेसी नहीं परफॉर्म कर पा रही। ठीक हो गया। उसके इक्वालिटी इश्यूज हो गए। उसके बाद और सर इसके अलावा शफाफियत नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है सारी चीज़ों के बारे में, लोगों को पता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं। ठीक है जी सर, यही पॉइंट्स अभी मेरे जहन में आ रहे हैं। थैंक यू। अब अरीशा असगर जरा बताएं कि उनके जहन में क्या आ रहा है। सर लीडरशिप डायलेमा और हो गया? उसके बाद यस सर ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। आई हैड दीज इन माय माइंड, Thank you, लीडरशिप Arisha. डायलेमा एंड focus on non-issues rather than issues, like security state from the very beginning, and state institutions are very weak, and non-interference of non-democratic forces. ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, थैंक यू। अब पूर्वा गुल जरा बताएं कि उनके जहन में क्या आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे जहन में ये आ रहा है कि मतलब डेमोक्रेसी तो होती है ना कि मैनी होता है, तो हम एक बंदे को इलेक्ट करते हैं और पार्लियामेंट में भेजते हैं कि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो और हमारे इश्यूज को वहाँ पे एड्रेस करे और वहाँ पे हमारे इश्यूज को, हमारे प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करे। बट ऐसा होता नहीं है, फिर वो पावर गेम आ जाती है, वो अपनी पावर कंज्यूम करता है। क्या है 3 वर्ड्स के अंदर? हेलो जी जी, आपका पॉइंट क्या है असल में? हेलो, पॉइंट मेरा यही है कि मतलब हम एक बंदे को इलेक्ट करते हैं कि वो हमें मतलब हमारी प्रॉब्लम को एड्रेस करे, लेकिन वो अपनी पावर गेन करने में लग जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी, ऐसे ही है? यस एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू। उसके बाद जनाब मुजम्मिल शाह साहब का क्या पॉइंट है? मुजम्मिल का कोई पॉइंट नहीं तो फिर जी आवाज आ रही है आपको? जी मुजम्मिल आ रही है। आप कौन है? मुजम्मिल बात कर रहा हूँ। जी मुजम्मिल। सर इस टॉपिक को मैं ऐसे मतलब कि इसमें एक होप्स एंड हर्डल है कि डेमोक्रेसी की जो हमें मतलब कि कैसे पाकिस्तान उसके लिए रोशन इम्कानात हैं उनको देखेंगे और उनके लिए मुश्किलात हैं डेमोक्रेसी में वो होंगी। इम्कानात जो हमें नजर आते हैं वो ये है कि लोग अवेयरनेस बढ़ रही है। दूसरा ये है कि जैसे ये गवर्नमेंट की तीसरी गवर्नमेंट है जो अपना टेन्योर पूरा कर रही है, मतलब दो जो मतलब कि जा रही है उस तरफ, और असेंबली अपना टेन्योर पूरा कर रही है। तो हर्डल्स में जो हमारे पास है उनमें करप्शन है, बाकी जो बाकी ने तो मुजम्मिल बताया है तकरीबन वही। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने होप्स को भी देखा है। हमारे सारे दोस्त जो हैं ऊपर से नीचे तक हर्डल्स देख रहे हैं, होप्स नहीं देख रहे। ठीक है, तो अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बाकी लोग भी थोड़ी सी होप्स बताएं मुझे। जी आमना बतूल, आपके पास कोई होप है? जी सर, हर्डल्स भी और होप्स भी हैं। जी होप्स बताएं। सर होप्स में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो अनफेयर रोल परफॉर्म कर रहे हैं।
सेकंड नंबर पे इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स होनी चाहिए, लिटरेसी रेट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मीडिया होना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। मैडम जब बात हर्डल्स में सुनिए हम ना, आपने होप्स जी बतानी जी है या आपने सजेशंस बतानी है? सर ये तो मैंने आप तो कह रही होना चाहिए, आप ये बताएं कि क्या अच्छी चीजें हैं आजकल, ठीक है? अच्छा सर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में? सर अभी लॉ पास हुआ था। जी वो तो रिवर्ट, जी सर, तो उसमें वो एक होप थी। लेकिन खत्म हो गई। जी सर, फिर खत्म हो गई। चले, बिलाल बताएं कि क्या होप्स नजर आ रही हैं आपको पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास होप्स हैं कुछ, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि जो डेमोक्रेसी है उससे वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, तो इसे थोड़ा टाइम चाहिए। जी दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो नज़रिया है डेमोक्रेसी का, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस दो चीज़ें आती है, एक सेंस ऑफ फ्रीडम आती है और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन आती है। फिर ये है कि अगर डेमोक्रेसी हमारे पास, होप्स हमारे पास है कि हमारे जो है एक अच्छी इमेज होगी और हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके साथ अच्छे रिलेशन हो। नहीं, होप क्या है कि डेमोक्रेसी कैसे इम्प्रूव कर रही है, ये बताएं। जी, ऐसे इम्प्रूव करिए कि हमारे जो ताल्लुकात हैं इंटरनेशनली काफ़ी जो ख़राब होते होते भी बच गए हैं, क्योंकि कई जगह पर हमें, क्योंकि ये अमेरिकन स्टॉक जरिया है, तो ये अमेरिकन जो अलाइज हैं उनका साथ भी वो साथ हमें मिल रहा है, एक नहीं, होप है। फिलहाल काफी लंबी बात कर रहे हैं आप डायरेक्ट होप्स देखें जो नजर आ रही हैं अच्छा पाकिस्तान। जी, और बताता हूँ आपको, जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी तरफ से हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलने के ज़्यादा इम्कान हैं एज कम्पेयर टू जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं। फिलहाल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उससे डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रांग होती है? सिंगापुर के अंदर भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है लेकिन सिंगापुर के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है? तो आपने ये देखना है कि डेमोक्रेसी की जो सादा सादा चीज़ें हैं, इलेक्शन का प्रोसेस क्या इम्प्रूव हो रहा है, क्या लोग अवेयर हो रहे हैं, क्या गवर्नमेंट्स अपना टाइम पूरा कर रही हैं, क्या मार्शल लॉ आना बंद और हुआ वो है? तो हर्डल्स में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, हर्डल्स में आ जाता है कि भाई यहाँ पे कॉलोनियल माइंड है और डेमोक्रेटिक कल्चर जो है ना हमारे, उसकी कमी है, वो तो हर्डल्स वगैरह में आ जाते हैं। मैं कुछ होप्स को हाईलाइट करने की कोशिश करता है। इसमें हमारे पास जो यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। देखें बिलाल, ये बताएं कि यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो उससे क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा? उससे सारी डेवलपमेंट आएगी। डेवलपमेंट आएगी, बात मान ली आपकी। अच्छा, डेवलपमेंट होगी तो फिर क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा? सर उससे ये होगा, जीडीपी जो है ना वो जीडीपी बड़ा इंक्रीज होगा, जाएगी। हम लोग अमीर हो गए, उससे क्या फर्क होगा, उसके बाद क्या होगा? सर उससे हम जो है ना फुल होंगे इंटरनेशनली, हमारा जो है ना एक हमारा इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा, हमारी जो है ना बात आनी चाहिए, हम अपने नज़रिए को दुनिया में कर पाएंगे। जी बिल्कुल बिलाल, हम कामयाब हो गए, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी कहाँ गई? हमें तो अपनी डेमोक्रेसी बेहतर करनी है ना। ये चीज़ तो चाइना के पास भी है, लेकिन चाइना के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम है, बिल्कुल भी डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस नहीं है। चाइना ने अपना जीडीपी भी बड़ा कर लिया, चाइना ने अपना जो है वो दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात भी कर लिए, लोगों ने उसको जो है चाइना ने वो तो मानते ही नहीं डेमोक्रेसी को सर, वो तो मानते ही, वो तो बिल्कुल सोशलिज्म की तरफ है ना उनका रुझान। तो बिलाल, आपने चीज़ों को सोचना है कि आपका टॉपिक जो है, जो डेमोक्रेसी आपका टॉपिक है, उसके ऊपर आपने किस तरीके के साथ जो है वो रहना है। आप इकोनॉमी को फोकस कर रहे हैं, गवर्नेंस को फोकस कर रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स को फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप डेमोक्रेसी को फोकस ही नहीं कर रहे, ठीक है? तो ये दो डिफरेंट चीज़ें। बालाज की क्या होप्स हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हो ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो है इन आफ्टर द 18th अमेंडमेंट के जो फेडरल से जो वो एक सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा सर ये है कि हमारे पास जो जुडिशरी है वो काफी ठीक है, और जो नॉन
उन्होंने बैक सीट ली जिस तरीके से उन्होंने इंटरवेंशन नहीं की हमारी सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स जो है उनकी है, तो आई थिंक ये kita kembali pun kita akan बंद ही है। Batanya wala opsi mo. सर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट बंद ही है। जी मैंने माइक ऑन कर दिया है, बलाज हैंड रेज करें। जी बलाज बताएं, जुडिशरी से रिलेटेड क्या होप्स हैं आपके पास? सर मैं कह रहा हूँ एक्टिविज्म जो हुई है ना उसकी वजह से जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं उन्होंने एक बैक सीट ली है। किस वजह से? जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से सर। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म has sent non-democratic forces to the back seat. और सर एक और चीज कहनी थी कि स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ द गवर्नमेंट जो सक्सेसफुल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले भी पॉइंट हो चुका है बलाज, इसलिए हमने लिख लिया हुआ है। ठीक है जी सर। तो ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, महीन यूसुफ साहबा के पास क्या होप्स हैं? सर थी कि जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है और जो होते हैं वो भी बहुत मतलब इफेक्ट करती हैं डेमोक्रेसी को, वो नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं महीन, ट्रू डेमोक्रेसी हो सकती। महीन हमें चाहिए नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि इस वक्त क्या अच्छा हो रहा है डेमोक्रेसी के लिए। सर जो हमारी है वो मतलब दे रेजिंग देयर वॉइस, और ये फिर आता है यूनिवर्सिटीज से कि पहले तो हमारी यूनिवर्सिटीज में इतना ओपन सिस्टम होना चाहिए कि जो सोशल साइंसेस वगैरह होती हैं उसमें आप ओपन। जी महीन सारे वो पॉइंट्स बता रही हैं जो सजेशंस हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी होप्स क्या हैं इस वक्त, क्या चीज़ें जो है इस वक्त चल रही हैं। शिबा रियाज साहिबा हैं, इनके पास क्या होप्स हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी शिबा ऊंची आवाज से बोलें, क्या होप्स हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मेरा ये पॉइंट है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो साइन हुआ था 2006 में जी फॉर्मर प्रेसिडेंट नवाज शरीफ और नजीब भुट्टो के दरमियान, तो वो भी एक अच्छी अटेम्प्ट थी। कहा जाता है कि उसकी वो एक जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ हमारे एक मिलिट्री के रूलर थे, उनको उनकी गवर्नमेंट को ओस्ट करने के वो एक अच्छा पॉइंट था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करना। और अभी भी कह रहे हैं कि शायद उसको वो अमेंड करेंगे या उसमें कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, थैंक यू शिबा, आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट निकाला है और यकीनन आपकी डीप स्टडी को ये शो करता है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे, ये एक अच्छी होप थी और है। आखिरी पॉइंट हम लेते हैं खुशबख्त खान साहिबा से और हम चाहेंगे कि वो होप्स बताएं डेमोक्रेसी की। जी खुशबख्त। आपको आवाज आ रही है? जी हेलो जी सर, इसमें एक तो डिजिटल डेमोक्रेसी है कि मतलब लोगों में तो अवेयरनेस हो गई है, क्योंकि एजुकेशन और डेमोक्रेसी दोनों जो है वो साइड बाय साइड होती हैं, तो इसमें लोगों में अवेयरनेस काफी ज्यादा हो गया। और इसका ये है कि अब मतलब कि नीचे लोअर से भी काफी लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और पोजीशंस भी ले रहे हैं। जैसे अगर हम पीटी में भी देखें तो उनके भी काफी मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटी
के यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, जैसे मुराद से हैं। तो एक ये भी पॉजिटिव चीज़ है कि सिर्फ नहीं कि फ्यूडलिज्म या वही लोग जो पहले से ही आ रहे सिर्फ वही लोग हैं, तो एक ये पॉजिटिव है। और इलेक्शन कमीशन की भी मतलब ईसीपी में भी काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं, तो जो है वो इस तरीके से भी बेहतर हुआ है। तो ये होप्स हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में, मतलब ये चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें नजर आ रही कुछ वक्त एक और भी होप है ना कि पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ी पार्टी जो है वो सामने आई है पिछले 8-10 सालों के अंदर। पहले सिर्फ 2 पार्टियां होती थी 90s के अंदर, 2000s के अंदर जो अपनी बारी लगाया करती थी। अब एक तीसरी पार्टी भी है और पॉजिटिव चीज ये है कि उस पार्टी की चारों सूबों तक जो है रसाई है, चारों सूबों तक उसकी जो आवाज जाती है। ये नहीं है कि वो एक सूबे की या 2 सूबों की पार्टी है, ऐसा है ना? बिल्कुल। तो हम कहेंगे कि इमर्जेंस ऑफ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है? यस सर। चलें जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट किया। और इसमें मैं आपको अगर बताऊं तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी मुश्किल चीज़ थी जो हमें शिबा ने बताई। उसके अलावा सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम सब लोगों के दिमागों के अंदर बैठी हुई थी। और जब आपके दोस्त पॉइंट्स दे रहे थे तो आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि जनाब ये तो मेरे भी जहन में आ सकता था, अभी मेरे जहन में नहीं आया। तो मिलजुल कर काम करने का ये हमें फ़ायदा हुआ कि हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो हमारे जहनों के अंदर छुपे हुए थे वो मिलजुल कर हमने निकाल लिए, ठीक है? हमने ये भी देखा कि हमारे बहुत सारे क्लासमेट्स जो थे वो थोड़ा दूर निकल जाते थे इकोनॉमी की तरफ, फॉरेन रिलेशंस की तरफ, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हम वापस अपने जो है डेमोक्रेसी की तरफ आएँ और उसकी होप सर्टल्स की तरफ आएँ, ठीक है? हमने ये भी देखा कि थोड़े से टाइम के लिए हमारे बहुत सारे दोस्त सिर्फ हर्डल्स की तरफ चले गए थे। हमने फिर मेहनत के साथ होप्स जब ढूंढना स्टार्ट की तो हमें पता चला कि बहुत सारी होप्स अवेलेबल हैं। तो इधर से एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो ग्रुप एक्टिविटी भी हो सकती है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि अकेले करें। या अगर आप अकेले भी करें, आपके पास 10 पॉइंट्स भी आ जाए तो काफ़ी हैं। हम आगे सीख लेंगे कि उन 10 पॉइंट्स से 10 पैराग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने जो है इस तरीके से अपने दिमाग के अंदर से चीज़ें निकाल ली। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ वाइल्ड हॉर्स, इसके अंदर जो है वो बहुत दाएं बाएं दिमाग चला जाता है, बातें रिपीट भी होती हैं, बातें ऐसी भी होती हैं जो इररेलेवेंट होती हैं, और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो होती तो रेलिवेंट हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ 2000 वर्ड्स हैं, ठीक है? हमारे पास 2000 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं है, तो हम सारी बातें तो कर नहीं सकेंगे पेपर में, तो हम फिर मजबूरन उनको कुछ बातों को डिलीट कर देते हैं। ये कैसे डिलीट करते हैं हम ये कल सीखेंगे, कैसे रेलिवेंट रहते हैं हम कल सीखेंगे। किसी भी टॉपिक का अगर हम एनालिसिस करें और देखें कि उसमें से कौन सी अहम बातें हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है और रेलिवेंट रहना है, ये चीज़ें हम जो है कल की क्लास में करें। आज हम इस चीज़ को थोड़ा सा सक्सेसफुल देखेंगे कि हमने तकरीबन 30 to 40 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मिलजुल कर निकाल लिए हैं, और ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। आप सिर्फ अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें तो आपको पॉइंट्स आते जाएंगे। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, कोई भी मुश्किल पॉइंट नहीं है, सिवाय वो जो शिबा का पॉइंट था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है? इसके अलावा बाकी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम डेली बेसिस पे देखते रहते हैं। सीएसएस की तैयारी के दौरान करंट अफेयर्स जब पढ़ेंगे तो और देखते रहेंगे। सिर्फ ये है कि हमें अपने दिमाग से बाहर पेज पर शिफ्ट करना था, जो हमने सक्सेसफुली कर लिया। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग आज जब जाएं, अब तो खैर रात हो गई है, कल जब सुबह उठें तो आप कोई एक टॉपिक पकड़ें, आसान सा टॉपिक पकड़ें, मुश्किल टॉपिक ना पकड़ें, पहले आसान टॉपिक पकड़ें, उस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ठीक है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, पॉइंट्स देखें, बेशक अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करें, बेशक आप खुद अकेले करें, ठीक है? बगैर कोई बुक खोले, बगैर कोई रिसोर्स का सहारा लिए अपने दिमाग से देखें। बेशक 5 पॉइंट्स आ जाएं, बेशक 6 पॉइंट्स आ जाएं, बेशक 10 पॉइंट्स आ जाएं, डजेंट मैटर, लेकिन आपके अपने ओरिजिनल पॉइंट होने चाहिए और उस आसान टॉपिक पे होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक मुश्किल टॉपिक पकड़कर उस पर कहें मुझे तो कुछ आता नहीं। तो आपने आसानी से मुश्किल की तरफ जाना है, नॉन से अननोन की तरफ जाना है। तो आपने पहले इस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है जो टॉपिक्स आपको पता है, जैसे गुड गवर्नेंस है, सबको पता है अच्छी गवर्नेंस कैसे होती है, डेमोक्रेसी है, उसके बाद विमेन इशू है, उसके बाद एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें जिस प्रोसेस से आप खुद गुजरे हुए हैं,
ठीक है। तो आपने इन्हीं प्रोसेसेस के ऊपर पहले आउटलाइंस बनानी है, वो बना के आप रख लेंगे। कल फिर हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, छोटे पॉइंट बनाएंगे, वो भी आप बना के रख लेंगे। फिर अगले दिन हम उसको अरेंज करना सीखेंगे और हम देखेंगे कि आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, ग्रुपिंग कैसे की जाती है, और कुछ हम ऐसे टूल्स भी देखेंगे जिससे आपके पॉइंट्स अगर जहन में नहीं आ रहे तो वो जल्दी से आपके जहन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो एक एक्सरसाइज थी आप लोगों के सोए हुए दिमागों को जगाने के लिए, और इसलिए कि जो काम हमने आज तक नहीं किया यूनिवर्सिटीज़ में इवन, वो हम CSS की तैयारी के लिए कम से कम सीख लें। आपके बड़े काम आएगा। आप लोग जो है वो CSS का पेपर दें या ना दें, लेकिन आपकी अपनी ग्रोथ में बड़ा काम आएगा ये वाली चीज़। ठीक है सिंपल सी चीज़, लेकिन हमने कभी ये सोची नहीं, कभी दिमाग से बाहर निकाली नहीं। हमारे दिमाग में हर चीज़ चलती रहती है लेकिन हम निकालते नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर से रिलेटेड, नॉट अबाउट ऑल अदर लेक्चर्स, इस लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप हैंड रेज करें, मैं 1 बाय 1 आपके आंसर दूँ। जी कुत्सिया का क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि जैसे अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, तो मतलब ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर बना हुआ है पाकिस्तान में, 2 नैरेटिव्स हैं। इस तरह की अगर है कोई पॉइंट हमारे पास, हम उसको पेपर में किस तरीके से डील करें? कोशिश करेंगे जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उनको ना डिस्कस करें, छोड़े परे उन्हें। ठीक है, आप क्यों एग्जामिनर की अपने पॉलिटिकल थॉट्स के साथ खेलना चाह रहे हैं? अच्छा, और सर ये पॉइंट जो इधर लिखा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म हैज सेंट नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस टू बैक सीट, तो सर जुडिशियल एक्टिविज्म वैसे तो अच्छी बात नहीं है, जुडिशरी को अपने पावर्स की लिमिट्स में रहना चाहिए। तो हम इसमें तो इसको जुडिशियल एक्टिविज्म हम पॉजिटिवली जस्टिफाई कर रहे हैं, ये पॉइंट गलत होगा? कुछ से ऐसा है कि एक्टिविज्म जो है वो सही भी होती है और गलत भी होती है। बहुत सारे मामलात में जब बाकी इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाएं तो उसका वैक्यूम पूरा करने के लिए एक तीसरा इंस्टीट्यूशन आकर जगह लेता है और चीज़ें करने की कोशिश करता है। अक्सर ऐसा होता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से फ़ायदा भी होता है या नहीं कि नुकसान होता है। तो हम इस पॉइंट को दोनों तरफ से ले सकते हैं, इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इनका एक इंट्रिकेट सा बैलेंस होता है जो हमने डेवलप करना होता है। जी हिरा ज़ुबान का क्या क्वेश्चन है? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? जी जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम अगेंस्ट या फॉर एंड अगेंस्ट या इस हमने उन चीज़ों के साथ लेके चलना, जैसे अभी हम फोकस को भी डिस्कस किया एंड हमने हर्डल्स को भी डिस्कस किया। ऑब्वियसली हमारा कंक्लूजन भी फिर होगा कि रिकमेंडेशन भी होंगी कि हमारी ये होप फॉर द फ्यूचर, ये इन बेसिक वजह से वी आर रिकमेंडिंग दीस थिंग्स। तो उसका फिर इसको कैसे एक होलिस्टिक वे में कैसे किया जा सकता है? फिर हम इस पे कल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा अगला काम यही है कि हमने इस पे बैलेंस क्रिएट करना है और हमने देखना है कि कौन से एसेज होते हैं जिसके अंदर हम दोनों साइडें डिस्कस करते हैं और कौन से एसेज ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ एक साइड डिस्कस करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। मुजम्मिल का क्या क्वेश्चन है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हम एग्जाम में जाते हैं और बिलफर्ज हमारे पास कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है या टॉपिक तैयार किया होता है, वो उसका एक ऐसा एस्पेक्ट पूछते हैं हमने इतना ज़्यादा सोचा नहीं, तो उसमें हम बैठ के वहाँ पे बैठ के ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सोचते हैं, तो उसमें तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा? हेलो, क्या कह रहे हैं आप, क्या सोचते हैं? सर हम एग्जाम में बैठे हैं, हमारे पास हैं और वहाँ पे हमारे पास हमने कोई टॉपिक टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है एग्जाम में, उसका कुछ ऐसा पहलू पूछ लेते, कोई ऐसा एस्पेक्ट पूछ लेते हैं जिस पे हमें मतलब सोचना पड़ जाता है। अगर वहाँ पे बैठ के हम ऐसे पॉइंट्स बनाए, उस पर ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा? जी मुजम्मिल, बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन सीन ये होगा कि अगर हमने अच्छी तैयारी की होगी ना तो हमारे पास 3-4 अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो उसमें से पहले तो हम वो वाला चूज करेंगे जो हमें अच्छे तरीके से आता होगा। दूसरी बात ये है कि आज ब्रेनस्टॉर्मिंग का मुजम्मिल पहला दिन है। ठीक है, एग्जाम में ब्रेनस्टॉर्मिंग का पहला दिन नहीं होगा, उस दिन आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपने कम से कम 10-20 एसेस की ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी। खुद मैंने तकरीबन
70 to 80 टॉपिक्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी। मैं डेली बेसिस पे एक टॉपिक ही करता था, ठीक है। उसमें बहुत सा टाइम लगता है, बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं। तो एक तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा ये है कि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होंगी। अगर हमें किसी चीज़ पे टाइम लग रहा होगा तो हमारे पास और भी यकीनन ऑप्शन पड़ी होगी कि दूसरा ऐसे कर ले। तीसरा ये होगा कि हमने, मेरा जो तरीकाकार है उसमें यह है कि हम ऐसे जो लिखते हैं वो सिर्फ लिखते हैं 1.5 आवर आउट ऑफ 3 आवर्स। पूरे 3 घंटे हम ऐसे नहीं लिखते, हम सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर ऐसे लिखते हैं। बाकी टाइम के अंदर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइन मेकिंग, इंट्रोडक्शन राइटिंग, चेकिंग, ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। आप जी मुजम्मिल क्या कह रहे हैं आप? मैं सर आपसे कल हमने 2018 वाले में ऐसे, आपने इनमें से कौन सा ऐसे किया था अपने एग्जाम में, और आपके सर मार्क्स कितने थे इसमें? मैंने डेमोक्रेसी किया था और मेरे 60 मार्क्स थे। माशाल्लाह, ठीक है, थैंक यू सो और मच। जब मैं एग्जाम से करके बाहर निकल रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने बड़ा आसान टॉपिक किया है, आपके नंबर नहीं आएंगे। तो मैंने उस वक्त तो बड़ा परेशान हुआ, ठीक है, लेकिन ये है कि मैंने आसान टॉपिक क्यों कर लिया। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि एग्जामिनर ने तो नंबर देने हैं मेरा ऐसे चेक करके, उसने ये तो देखना ही नहीं कि बाकी लोगों ने लिखा है नहीं लिखा, कैसा लिखा, बुरा लिखा, अच्छा लिखा। तो आपने अपना अपना टॉपिक चूज करना है। जी मोहम्मद उस्मान साहब का क्वेश्चन लेते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जितने भी पॉइंट्स आपने अभी बताए हैं कि आउटलाइन हमने, हमारे पास स्टॉमिक से मतलब काफी पॉइंट्स बन जाते हैं, तो हमने लिमिटेड करना होता है क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, टाइम को मैनेज करना होता है। तो बट एक्चुअली हम जो आउटलाइन के पॉइंट्स लिमिटेड कर रहे हैं उसके हमारे पास डाटा भी तो होना चाहिए, मटेरियल भी तो होना चाहिए लिखने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ भी पॉइंट करते हैं तो उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट 5 लाइन में या मैक्सिमम 10 लाइन में एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो फर्दर डाटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? जी उस्मान, डेटा कलेक्शन पे भी मेरे लेक्चर्स हैं, सेकंड मॉड्यूल में होंगे, और उससे भी पहले हम देखेंगे कि एक अच्छा पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। जब वो आपको पैराग्राफ लिखना आ जाएगा ना, फिर आपको डेटा की परेशानी बहुत कम रह जाएगी और आप सिर्फ रेलिवेंट डेटा ढूंढेंगे। वो शायद आपके 5 चीज़ें हों या 10 चीज़ें हों टोटल, ठीक है। तो वो बाय एंड बाय जो है आपको कवर होता जाएगा और बहुत सारा डेटा डिफरेंट एसेस के अंदर यूज़ होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के लिटरेसी रेट किसी भी ऐसे में यूज़ हो सकता है, पॉइंट उससे रिलेटेड आप दे सकते हैं। पाकिस्तान का कितना जीडीपी है, कोई एक्ट कब बना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बीच में यूज़ हो जाएंगी। खुशबख्त का क्या क्वेश्चन है? सर आपने कहा था ऐसे में रेलेवेंट रहना है, तो इसमें जो है मतलब कि कोई भी ऐसे हो या कोई भी टॉपिक हो तो हर एक के बारे में कोई थ्योरी होती है या कोई फिलोसॉफिकल थॉट्स होती हैं, तो अगर हम उसमें वो ऐड कर दें तो वो इररेलेवेंट तो नहीं हो जाएगा या रेलेवेंट ही रहेगा? खुशबख्त उसका भी एक तरीका है, ठीक है। उसका आगे हम नेक्स्ट जब हम ऐसे का स्ट्रक्चर देखेंगे ना कि किस तरीके से एक ऐसे का स्ट्रक्चर बनता है आउटलाइन बनाने के बाद या आउटलाइन के दौरान, तो हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई थ्योरी है या उससे रिलेटेड कोई पॉइंट्स हैं तो आप किन किन जगहों पे उन्हें ऐड कर सकते हैं। ओके सर। ये नहीं होगा कि आप वो थ्योरी बाकायदा तौर पे लिखने लग जाएं 3-4 सफ़ों में, तब एग्जामिनर कहेगा कि ये डाइग्रेस करके, लेकिन हम वही अवेलेबल नॉलेज, वही अवेलेबल डेटा ऐसी जगहों पे लिखेंगे जिस पे एग्जामिनर कहेगा कि वाह बड़े ज़बरदस्त काम करके आइए तुम, ठीक है। ठीक है सर। चलें जी, होपफुली सब लोगों के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। यहाँ हम अपना सेशन एंड करते हैं, ठीक है। हम कल जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इधर से ही स्टार्ट करेंगे, और आप लोग भी कोई एक आसान सा टॉपिक चूज करके उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट कर दें। जैसे जैसे मैं आगे आगे काम करता जाऊँगा वैसे वैसे आप अपने उस टॉपिक को चलाते जाएँ। इंशाल्लाह हम जो है वो 18 जुलाई को जब हमारी 10th क्लास होगी तो आप एक ऐसे पूरा लिख चुके होंगे, ठीक है। आप साथ साथ लिखते जाएं। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।